नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। और अंबिकापुर में यानी कि सरगुजा में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल। जी हां, करीब करीब 2771 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा। छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटें और उसमें अगर सबसे ऊपर आप उत्तरी क्षेत्र में देखें तो ये सरगुजा लोकसभा सीट। और सरगुजा लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प। हम दिल्ली से चले, हम उत्तराखंड गए, उत्तराखंड के बाद हम उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश के बाद हम राजस्थान गए, राजस्थान के बाद हम फिर से उत्तर प्रदेश आए, उसके बाद हम बिहार गए, बिहार के झारखंड के रांची से होते हुए, कल आपने रांची से देखा था एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल, और उसके बाद अब हम आ पहुंचे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट पर आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल। और अब से कुछ देर में हमारे साथ मेहमान भी होंगे और उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सरगुजा लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार होंगे, दूसरे पैनलिस्ट होंगे जिनसे हम सरगुजा के मुद्दों पर बात करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरगुजा में हवा किसकी है। तो ये है हमारा एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल, यानी कि चलता फिरता मंच। शहर शहर जा रहे हैं आबो हवा जानने के लिए, सियासी फिजा जानने के लिए, और अब हम आ पहुंचे हैं छत्तीसगढ़। तो एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल सीट दर सीट आपके शहर में पहुंच रहा है और आज बारी है छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा सीट की। बीजेपी का गढ़ ये सीट रही है, लेकिन क्या कांग्रेस कमाल कर पाएगी? 11 में से पिछली बार 9 और 2 का आंकड़ा था। कोरबा और बस्तर कांग्रेस जीत पाई थी, 9 की 9 सीटें बाकी बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन क्या सरगुजा इस बार फिर बीजेपी के खाते में जाता है या कांग्रेस की शशि सिंह इसे जीत पाती हैं? मुकाबले में चिंतामणि महाराज हैं। मुकाबला बड़ा कड़ा होगा और मैं आपको ऊपर ले चल रहा हूं। यह है हमारा मंच। अब से कुछ देर मेहमान हमारे साथ होंगे और जब मेहमान हमारे साथ होंगे तो हमारे साथ ऑडियंस भी होगी, सरगुजा के लोग होंगे और सरगुजा के लोगों से हम पूछेंगे कि आखिर जो सरगुजियां हैं, सरगुजा के लोग हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं, वो नई सरकार से क्या चाहते हैं, वो केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं, फिलहाल सरकार से वो कितने काम से संतुष्ट हैं, ये सारे सवाल होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट से। और अब हम पैनल में बुलाते हैं छत्तीसगढ़ के 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स को। मैं पहले आमंत्रित करता हूं रामविचार नेताम जी को। रामविचार नेताम जी आदिम जाति विकास मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, आप मंच पर आइए प्लीज। इसके साथ साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं लक्ष्मी राजवाड़े जी को, भटगांव से विधायक हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है आपका, भी मंच पर आइए। मंच पर हमारे साथ रामविचार नेताम जी हैं, लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं और बीजेपी की तरफ से यहां चिंतामणि महाराज खड़े हुए हैं। लेकिन चिंतामणि महाराज को आखिर वोट क्यों दें या बीजेपी को आखिर वोट क्यों दें? जनता के सवाल होंगे, मंत्रियों के जवाब होंगे। विष्णुदेव साय सरकार के 2 मंत्री हमारे साथ हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। रामविचार नेताम जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। राम आपके नाम में है और ये राम वन गमन पथ है सरगुजा। मुझे नहीं पता देश में ऐसी कितनी जगह है जहां रामगढ़ भी हो, लक्ष्मणगढ़ भी हो, लेकिन यहां सरगुजा में है। राम के नाम पर हम देख रहे हैं कि ये राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है, राम के नाम पर भी बीजेपी वोट मांग रही है। आपसे मेरा सीधा सवाल है कि राम के नाम पर वोट दें, विकास के नाम पर वोट दें, या दोनों साथ के नाम पर वोट दें? ये हम सबका सौभाग्य है कि आज आप सबके साथ में एनडीटीवी परिवार के साथ हम सब जुड़ के बात कर रहे हैं। और चूँकि वो ओपन डिस्कस है, हमारे अन्य साथियों का भी बहुत सारे विचार आए हैं। जहाँ तक हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग इस पुण्य भूमि में हम लोग का जन्म कर्म सब हुआ है और आज जो कुछ भी हैं तो प्रभु राम की कृपा से ही। तो हमारा तो यहाँ देखिए, प्रभु राम का छत्तीसगढ़ को ननिहाल के रूप में जाना जाता भाचा है राम। और ये सरगुजा की ये सौभाग्य है कि प्रभु राम के साथ साथ यहाँ मेघदूत की जो रचना हुई है वो भी सौभाग्य सरगुजे को ही प्राप्त है। और प्रभु राम तो यहाँ रामगढ़ में रहे हैं और ये सब पूरा एरिया है। आप इस क्षेत्र में जाइए तो रघुनाथ नगर, रामनगर, रामानुज नगर, रामानुजगंज, रामचंद्रपुर, राम विचार,
राम वृक्ष, रामावतार, ये सब यहां सब यही मिलेंगे। यहां सब देखिए, ये तो जुड़ाव प्रभु से है। और रही बात, देखिए आप चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं कि राम के बारे में नहीं वोट दे रहे हैं। हमारा देव आराध्य प्रभु राम का पिछले, अगर देखा जाए इतिहास, हम लोग तो उस समय की बात नहीं बताएंगे, लेकिन जो इतिहास है कि 500 साल से संघर्ष चलता रहा और बेड़ियों में जकड़े रहे, और राम मंदिर को लेकर के जो आंदोलन हुआ, और उसमें भी हमारी एनडीए की सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री अटल जी के सरकार, उसके तहत न्यौछावर हुआ। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ 4 राज्य जो है प्रभु राम के नाम पर, उस मंदिर निर्माण के नाम पर हमारी सरकारों को बर्खास्तगी झेलना पड़ा, जिसमें मैं गवाह हूं, मैं भी विधायक था। तो हमारा तो सब कुछ जुड़ा हुआ है, अस्तित्व जुड़ा हुआ है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें आपने क्या किया? देखिए, वो तो देखिए ठीक है, वो दिया है तो जनता तो माने ना। ये देश की जनता ये क्या कर रही है? देश की जनता ने तय कर लिया कि हमें किसको देना है, रामा दल को। तो किसको चुनाव कर रहे? राम भक्तों का। किसको चुनाव रहे चुन रहे हैं? जो रामा दल को मजबूत करने वाले, ताकत देने वाले, हिंदुस्तान की जो अस्मिता है, यहाँ की जो पहचान है, यहाँ की हमारी संस्कृति है, हमारी यहाँ की धरोहर है, उसको कौन विकास भी कर सकता है और कौन यहाँ संजो भी सकता है, कौन प्रतिष्ठित कर सकता है, उसके चुनाव है। ना कि यहाँ सिर्फ हमारा चिंतामणि जी एक प्रत्याशी सिर्फ नहीं, या फिर कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हो, अच्छे प्रत्याशी होते हैं, लेकिन वो दल, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो प्रभु राम भक्त का दरबार सजेगा। और कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे तो? प्रत्याशी अगर उनका जीतेंगे तो वहां विध्वंस करने वाले लोग बैठेंगे। ये है अंतर। इसलिए देश की जनता ने ठान लिया है कि अब की बार मोदी सरकार। हमारे साथ एक तरफ राम है तो दूसरी तरफ लक्ष्मी है। मैं जरा उनसे पूछ लेता हूं, आपके पास जो विभाग है विष्णुदेव साय सरकार में, महिला बाल विकास, छत्तीसगढ़ की कई सीटें ऐसी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, जहां महिलाओं की वोटर संख्या पुरुष वोटर संख्या से ज्यादा है। तो ऐसे में महिला, जो राम विचार नेताम जी कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो ये नारा सफल हो सके, महिलाएं वोट दें, इसके लिए आपके विभाग ने क्या किया, आपने क्या किया? सबसे पहले तो एनडीटीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ में आपने जो कहा, मुझे जो विभाग मिला है, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण, कांग्रेस की 5 साल हारने का कारण क्या? 5 साल कांग्रेसियों का भ्रष्टाचार, जो 36 प्रकार के घोषणा करने के बाद एक भी घोषणा आज तक पूरा नहीं हुआ, जब उनकी सरकार थी। और कहीं ना कहीं जनता सब जानती है, भोले भाले जनता को बहला फुसला के वोट लेने का काम तो उन्होंने 5 साल पहले कर चुके, और जनता उनके बातों पे आ गई, क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी थे। एक परिवर्तन लोगों के मन में रहता है कि शायद हम देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार हमारे लिए क्या करती है। बहुत संतुष्ट थे हमारी 15 साल की सरकार में। फिर भी जनता चेंज की 5 साल विश्वास करके देखी कांग्रेस की सरकार को कि ये सरकार कैसे काम करती है, लेकिन 5 साल देख चुके, फिर वही नतीजा आया, फिर से वही जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और आपको एक बात बता दूं कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में महिलाओं की वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा मिली हुई है वोटिंग, और मोदी जी की गारंटी
कि जो हम अपने घोषणा पत्र में बात किए थे, मोदी जी की गारंटी, वो गारंटी 3 महीने के समय में पूरा भी हुआ है। तो मैं कह सकती हूँ कि इस बार के चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहेगी। तो ये लक्ष्मी जी छत्तीसगढ़ की जितनी लक्ष्मियां हैं उनके घर जो लक्ष्मी पहुंचा रही हैं उसका असर दिखेगा इस चुनाव में? बिल्कुल दिख रहा है। हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसका असर, जैसे विधानसभा में सत्ता परिवर्तन का लहर था, वैसे ही इस बार भी 400 पार का हमने जो नारा लगाया है वो नारा भी पूरा होगा और महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। ग्राम विचार नेताम जी, मेरा आपसे एक सवाल है, सरगुजा में रेल आखिर क्यों नहीं आ पा रही? जगह जगह रेल जा रही है, जम्मू कश्मीर तक रेल पहुंचा रहे हैं, कटरा से आगे रेल बढ़ाने की कोशिश हो रही है, दूरस्थ इलाकों में कहीं टनल बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो सरगुजा में ऐसा क्या है कि रेल नहीं पहुंच पा रही? साप्ताहिक ट्रेन मिल रही है, यहां से रोज दिल्ली ट्रेन क्यों नहीं जा सकती? मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये देश में जो अमूलचूल जो परिवर्तन किया और खास करके रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और कहा जाए कि जहाजरानी क्षेत्रों में भी, उसमें भी इतना अधिक काम हुआ है कि कल्पना के बाहर है। सोच नहीं सकते कि हमारी जो 2014 के पहले के बिलासपुर जाने में कितना समय लगता था, पूछ सकते हैं। यहाँ से मनेंद्रगढ़ अनूपपुर हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जाते थे, यहाँ से हमारी राजधानी भोपाल हुआ करती थी, भोपाल जाने के लिए से एक ही ट्रेन होता था। आज जो ट्रेन भी हो गया, सड़कों की स्थिति भी हुआ, रोड कनेक्टिविटी अच्छा हुआ, एयर कनेक्टिविटी बढ़ा है, तो आज तो हम कह सकते हैं कि आज देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां चमचमाती सड़कों के जाल न बिछा हो। इसको क्या बोलेंगे? आज इस ट्रेन में हम अगर यहाँ से चलते हैं, हम लोग यहाँ बराबर सफ़र करते थे, यहाँ अंबिकापुर में हम बैठते हैं और वहाँ 10 घंटे बाद जो है रायपुर पहुँचते हैं, और आज सड़क इतनी अच्छी हो गई है कि 5 घंटे में हम यहाँ से रायपुर पहुँच रहे हैं। रेलवे में बड़े पैमाने पर बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। मैंने बताया कि देश के कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां रेलवे को ना पहुंचाया गया हो, और रेलवे का खास करके हम सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमें संसाधन जो झोंकना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, वहां तक भी अच्छे बड़े बड़े टनल बना करके वो सब पहुंचाया जा रहा है। रेलवे के साथ साथ जो रोड कनेक्टिविटी में भी एक से एक इतने बड़े काम हुए हैं जो सोच नहीं सकते हैं। मैं रांची से आज ही यहाँ आया हूँ सर, मैंने रास्ता देखा, हाँ, अभी भी वहां सड़क बन रही है। तो वो चुनाव से ऐन पहले सड़क बन रही है, क्योंकि कई जगह ये हालत थी कि हमें ये एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ा कि कहीं ये मंच जो है इतनी मजबूती से बनाया है हमने, लेकिन कहीं इसको कोई नुकसान ना हो। हमें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा सरगुजा में एंटर करने के लिए। देखिए, देश में पहली बार रेलवे में इतने बड़े काम हुए, रोड में इतने बड़े काम हुए, और एयर कनेक्टिविटी के लिए जो एयरपोर्ट बने हैं वो भी बड़े काम हुए। जहां तक रेलवे की बात है, रेलवे में कांग्रेस के 2014 के पहले जो बजट आता था, पूरे बजट 300 करोड़ के लगभग होता था, बिलासपुर डिवीजन का बात कर रहा हूं, और आज हमारे पास 6000 करोड़ सिर्फ इधर इस डिवीजन का मिल रहा है। क्या इसको बोलेंगे? तो इसलिए रेलवे में भी बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। डबल लाइनिंग हो रही है, डबल लाइन करीब करीब हो गया है, डबल लाइन के बाद थर्ड लाइन हुआ, थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन यहाँ बन रहा है। इसके साथ साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन सभी जगह हुआ। ये इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहा। हाँ, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि अभी रेलवे कनेक्टिविटी में सरगुजा अंचल में बहुत सारा काम होना है। लक्ष्मी जी, आपसे मेरा सवाल है, अब की बार 400 पार, उसके लिए बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा सांसद बीजेपी के जीते। छत्तीसगढ़ भी अपना पूरा वहां पर सहयोग दे। 11 में 9 तो पिछली बार मिल गए थे, इस बार 11 में से कितने? पिछली बार 11 में 9 मिले थे, लेकिन इस बार
400 पार। इस बार 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं आलोक दुबे जी को, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के आलोक दुबे जी। इसके साथ साथ अनंगपाल दीक्षित जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सर, और इसके साथ साथ राकेश गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। राकेश गुप्ता जी सरगुजा जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, आप तीनों का स्वागत है, मंच पर आ जाइए। मेरे सहयोगी रोमी है। रोमी, जरा पूछिए जनता के क्या सवाल है मंत्रियों से? मेरा सवाल जो है राम विचार जी से भी है और लक्ष्मी जी से भी है। जब आप वहां थे तो आपके अध्यक्ष थे जसवाल जी, उन्होंने इतना बड़ा लेटर निकाला था हमारे चिंतामणि जी के सवाल पे, जिसमें आप भी समर्थन दिए थे। तो कैसे अब उनके नाम पे आप वोट मांग सकते हैं? इतने बड़े लेटर पे लिखा था। और दूसरा सवाल दीदी से है कि दीदी बोली कि हम लक्ष्मी सबको दे रहे हैं। दीदी, आपके डिप्टी सीएम बोले थे कि कलेक्टर की बीबी हो, चाहे रमन सिंह की बीबी हो, चाहे भूपेश बघेल की बीबी हो, सबको पैसा मिलेगा। पर आप बता दीजिए कि आप लोग उनको दे रही है कि नहीं दे रही है। और तीसरा बस एक सवाल है कि मोदी जी अपना 2014 का गारंटी तो पूरा नहीं कर पाए, तो छत्तीसगढ़ का गारंटी कैसे पूरा करेंगे? अगला सवाल एक और है। मंत्री महोदय जी बोले कि हम पूरे सरगुजा से तीर्थ यात्री को वहां भेजे। मैं एकदम दावे के साथ कर रहा हूँ, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता गए और उनके रिश्तेदार गए। अरे तो सर, जब कांग्रेसियों को बुलाया जाता है तो निमंत्रण नहीं स्वीकार करते आप। मंत्री जी का बोल रहा हूँ, उनका कहना है कि 5 आपके बड़े नेता नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे? हमारे अग्रज भी हैं, वरिष्ठ हैं आदरणीय राम विचार जी भी, और बहन लक्ष्मी, दोनों से आपने शुरुआत किया। मैं दोनों से ही बहुत संक्षिप्त प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हमारे राम विचार भैया बता दें कि वर्तमान स्थिति में मोदी जी बड़े हैं कि भगवान राम बड़े हैं? कौन बड़ा है ये बता दें। मुझे लगता है कि इतना मुश्किल होगा नहीं। मोदी जी बड़े, भगवान राम बड़े, ये भाई साहब पूछ रहे हैं। हाँ, राम विचार जी बताइए। नहीं, रुक जाइए और रुक जाइए। एक मिनट रुकिए आप। हाँ राम विचार बताइए, कौन बड़े हैं? वैसे मुझे पता नहीं कि कितना मुश्किल है आपके लिए सवाल। मैं भाजपा का वोटर हूँ, लेकिन सर मेरा एक सवाल है। सर हमारे क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में सर हमारी विधायक महोदया बैठी हुई, बहुत ही अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा है। पर सर सांसद निधि से पिछले 10 वर्षों में एक आपको काम नजर नहीं आएगा। ये भी बड़ा मुश्किल है। हाँ राम विचार जी, जब विधायक भी अपना हो, सांसद भी अपना हो, सवाल उठे तो फिर बड़ा मुश्किल है, बताइए। देखिए, 2 प्रश्न हैं। हमारे भाई द्वितेंद्र जी ने प्रश्न किया है कि प्रभु राम का और मोदी जी का। तो मैं समझता हूं कि भक्त और भगवान का छोटा बड़ा आकलन नहीं किया जाता। भक्त भक्त है, प्रभु प्रभु है, और जो प्रभु के अनन्य भक्त होते हैं उनका स्वाभाविक नाम जुड़ता ही है, नाम आ ही जाता है। इसलिए राम के साथ हनुमान का जुड़ता है, इसलिए इसमें कोई तुलना की बात नहीं। जहां तक आपने बताया कि वहां जाने के लिए, अयोध्या धाम जाने के लिए, प्रभु को दर्शन करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता गए, आपको किसी ने रोका नहीं है। आप अभी नाम बताइएगा, आपको मैं भिजवाऊंगा पूरा परिवार सहित। दे नोट करिए। अब जहां तक प्रभु राम के दर्शन के लिए जो योजना बनी है सरकार की, ये योजना सबके लिए भैया, लेकिन इस योजना में कुछ व्यवस्था किया गया है। कितने लोग जाएंगे, किस आयु वर्ग के जाएंगे, और उनको ले जाने के लिए हर 50 व्यक्ति के पीछे 1-2 आदमी वहां देखने वाला जाएगा। कोई बुजुर्ग आदमी है, उनको रास्ता दिला देने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, उनको उतारने के लिए, उनको दर्शन के लिए, उसके लिए आपके पार्टी के लोग नहीं कर सकते, भाजपा वाले ही कर सकते हैं। ये भाव भाजपा वालों में हो सकता है। आपके लिए देखिए तीर्थ दूसरे ढंग से आप देख सकते हैं, लेकिन हम सब, मैं समझता हूं कि मैं अपना स्वयं अपना जन्मदिन प्रभु राम के दरबार में जाके मनाया। वहां इस प्रकार की व्यवस्था किया जा रहा है कि ये दुनिया का ध्यान जो है अब अयोध्या की ओर खींचा जा रहा है। ये वर्ल्ड हेरिटेज बनाए जा रहे हैं भैया, बन गया। दुनिया का ध्यान आज इस ओर है।
कई वहां पे इतने 5 स्टार जो है 12 5 स्टार का MOU हुआ है अभी तक, और यहीं तक वहां कोई होटल खाली नहीं है, कोई धर्मशाला खाली नहीं है, कोई रेस्टोरेंट खाली नहीं है। तो भैया वो तो जिसका घर है, आपका घर है, आपका जगह है, आपका अगर नहीं देंगे, वो गेस्ट के रूप में अगर वो रख रहा है, उससे आपसे कुछ अगर दक्षिणा ले रहा है, तो आपका उनका मामला है ना, इसमें सरकार का तो मामला नहीं है। इसमें मोदी जी तो नहीं बोले हैं कि तुम ऐसा करना है। इस तरह के सोच लेकर के हमें नहीं चलना चाहिए। और जिस सोच के आधार पे वहां काम हो रहा है, मैं समझता हूं कि इसमें टिक्का टिप्पणी करना, आप जितने टिक्का टिप्पणी करेंगे, मैं समझता हूं कि प्रभु राम के यहाँ आपका CR खराबे होगा। सीआर की, हाँ लक्ष्मी जी बोलिए। भाई साहब का कहना था कि कलेक्टर की पत्नी को भी 1000 रुपये मिलेगा। एक मिनट, उसका जवाब मैं आपको बखूबी देती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से देती हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, 36 प्रकार के घोषणा किए थे, पता है? बेरोजगारी भत्ता सभी युवाओं को मिलेगा। आप गिना दें कितने युवाओं को मिला है बेरोजगारी भत्ता? आप गिना दें। आपने जो क्राइटेरिया निर्धारित किया कि जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं हो, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, बेरोजगारी भत्ता कितने लोगों को दिए? हमारे महतारी वंदन योजना छोटी सी क्राइटेरिया है, छोटी सी, एकदम छोटी सी क्राइटेरिया है। जो आर्थिक रूप से सक्षम है, सिर्फ उन्हीं को नहीं दिया जा रहा है। 70 लाख से अधिक महिलाओं को, मेरी बात सुनिए। नहीं खैर देखिए, इस पे जनता तय कर देगी इस महिलाओं को। ऐसी पहली योजना है जो हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है और महिलाओं को मिल भी रहा है 1000 रुपए। लक्ष्मी जी, सरगुजा जो कांग्रेस का गढ़ साबित हुआ पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार ऐसा क्या था या क्या वजह थी कि बीजेपी ने वहां पूरा क्लीन स्वीप किया? हाँ, एक अंबिकापुर सीट पर जरूर बाबा जब लड़े थे तो बहुत वो हल्का सा मार्जिन रह गया था, तो वो एक क्या वजह आपको नजर आती है कि सरगुजा बीजेपी पूरा साफ कर गई थी इस बार? देखिए, आपको बता दूं, पिछले के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, मैं पहले भी इस चीज को बोली कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जो 36 प्रकार के वादे किए। और यहाँ के जो डिप्टी CM कांग्रेस के कार्यकाल में जो रहे, TS बाबा जी, मुख्यमंत्री की लड़ाई में आसपास के सभी जनता जनार्दन सोचे कि हमारे आसपास के मुख्यमंत्री रहेंगे तो आसपास क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए अपना सरगुजा संभाग से पूरा वोट कांग्रेस के पक्ष में गया था, और कहीं ना कहीं विश्वास की थी जनता उनके ऊपर, और विश्वास पे खरे नहीं उतर पाए कांग्रेस के नेता, तो उसका परिणाम जस्ट उल्टा हो गया। पिछले बार पूरा की पूरा सीट उनको मिली थी, इस बार पूरा की पूरा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। अगर बाबा मुख्यमंत्री होते जो पिछली बार चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसके बाद नतीजे इस बार कुछ अलग हो सकते थे क्या, खासतौर पर सरगुजा के? बिल्कुल नहीं हो सकते थे। 36 घोषणा के बारे में बात कर रहे थे। 36 में से पहला घोषणा तो यही था, आपको भी अच्छा लगेगा, कि पूरे सरगुजा अंचल में 14 सीट में ये घोषणा किया गया था कि यहाँ इस बार जो है बाबा TS सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जिताओगे तो। 2018 में ही बात हुई थी। अब उनकी बात सोचे कि भाई हमारे यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे गांव बूथ वाले लोग, शक्ति केंद्र के लोग, वो लोग भी सोचे चलो कम से कम इतिहास में पहली बार सरगुजा संभाग में एक मुख्यमंत्री तो बनेगा तो अपने आप जो है समस्या दूर हो जाएगा। अब कांग्रेस तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनाए, लेकिन जिस प्रकार से अपमानित किया सरगुजा की जनता पूरी देखती रही बाबा को, और बाबा को कोई काम एक भी बता दे कि कोई बड़ा काम हुआ, सभी लोग हैं। इसका जो है यहाँ की जनता ने अच्छा नहीं माना जी, और जनता ही भगवान है लोकतंत्र का, और जनता ने ठाना कि नहीं इसका बदला हम जरूर लेंगे। और जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर
भी उनको अपमानित होकर के इस्तीफा देने तक की स्थिति बनी थी, और कुछ विभाग का तो इस्तीफा भी दे दिया कि 18 लाख गरीबों को मकान नहीं मिल रहा है, आप मैचिंग ग्रांट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने लेटर लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा, बाकी जगह लिखा, ये नहीं हुआ। और स्थिति ये बनी कि ये सभी चीजें प्रदेश की जनता देखती रही, और उसका नतीजा रहा कि 14 हम दिए हैं तो 14 हम ले भी सकते हैं। हमें मिला 14 सीट मिला। हम लोग इस कमिटमेंट को हम लोग जानते थे कि हमारे साथ धोखा हुआ था, इस बार धोखा नहीं होगा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इस मिट्टी के लाल को छत्तीसगढ़ के हमारा इस आदिवासी बाहुल्य जो संभाग जसपुर के हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री बनाया। तो एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में हमारी कोशिश ये थी कि सरकार के मंत्री सामने है, जनता सामने है, जनता ने सवाल पूछा सीधा मंत्री से और मंत्री उसके जवाब दे रहे थे। यहां हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। हमारे साथ दोनों मंत्री थे, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। लक्ष्मी जी बहुत शुक्रिया आपका, राम विचार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं आलोक दुबे जी को, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के आलोक दुबे जी। इसके साथ साथ अनंगपाल दीक्षित जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सर, और इसके साथ साथ राकेश गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। राकेश गुप्ता जी सरगुजा जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, आप तीनों का स्वागत है, मंच पर आ जाइए। तो चर्चा की शुरुआत मैं सीधा अनंगपाल दीक्षित जी आपसे कर रहा हूं, और दीक्षित जी मेरा पहला सवाल आपसे, सरगुजा और सरगुजिया मूल मुद्दे क्या हैं यहां के, जिनके लिए यहां का आदमी, यहां का वोटर वोट करेगा? सरगुजा के जो प्रमुख मुद्दे हैं, सबसे पहले तो मैं रेल सुविधा की बात करूंगा कि 2003-2004 से जब से यहाँ पे बीजेपी के सांसद चुनते जा रहे हैं, लगातार 20 साल से बीजेपी के सांसद चुने जा रहे हैं, और तब से रेल सुविधा की मांग उठ रही है। बीच बीच में कुछ कुछ सुविधाएं मिली हैं, ऐसा नहीं है कि सुविधाएं मिली नहीं। साप्ताहिक एक दिल्ली के लिए रेल भी चली यहाँ से, उसका उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना सीधे लोग दिल्ली से जुड़ पाते। सप्ताह में एक दिन वो ट्रेन चलती है, कभी कभी अचानक बंद भी हो जाती है। एक मांग वर्षों से उठ रही है। अंग्रेजों ने पटरी बिछा दिया था अपने बलरामपुर जिले में बरवाडी, चिरमिरी बरवाडी रेल लाइन के लिए। वो मांग हर बार हर लोकसभा के प्रमुख मुद्दे में शामिल है, और हर बार कहा जाता है कि बरवाडी रेल लाइन हम चलाएंगे। वो मांग अभी तक अधूरी है। दूसरी मांग अभी शुरू हुई है साल 2 साल से कि रेणुकूट तक ट्रेन चलाएंगे। उसकी मांग के लिए एक नागरिकों की समिति ने पद यात्रा की, यूपी बॉर्डर से यहाँ तक की पदयात्रा हुई, रेणुकूट से अंबिकापुर तक की। लगा कि हो जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी शामिल थे उस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से। लगा कि इस मांग को इस बार निश्चित रूप से जो निवर्तमान सांसद थी, विधायक बन चुकी हैं और केंद्र में मंत्री भी रही रेणुका सिंह, उनसे काफ़ी उम्मीदें थीं कि वो मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन न बरवाडी का मांग पूरा हो सका, न रेणुकूट का मांग पूरा हो सका। और जो कई इंटरसिटी की मांग चल रही है कि जो रायपुर तक, दुर्ग तक जो ट्रेन जाती है उसको नागपुर तक कर दिया जाए, तो एक बड़े महानगर से जुड़ जाएंगे सीधे। लेकिन स्थानीय स्तर पे जो रेल की कमी है, सुविधाओं की कमी है, उससे यहाँ का हर वर्ग जूझ रहा है। दीक्षित जी आपने रेल की बात की, लेकिन कुछ और मुद्दे भी हैं सरगुजा के। जैसे हाथी जितना बड़ा है उतनी बड़ी समस्या सरगुजा के लिए है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट की भी बात हुई थी, और जब रेल का मुद्दा उठा है तो आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, पूरे देश में वंदे भारत पूरी रफ्तार से दौड़ रही है, सरगुजा में रेल की रफ्तार धीमी क्यों पड़ जाती है? अभी मेरे भाई, मेरे मित्र वरिष्ठ पत्रकार अनंग दीक्षित ने बहुत विस्तार से सरगुजा की जो मूलभूत समस्याएं हैं, क्या चाहिए वो बताया। आपने प्रश्न किया कि वंदे भारत पूरे भारत में दौड़ रही है, तो आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी को 77 साल हो गए। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार सिर्फ 16 साल रही, और ये 61 साल रहे कांग्रेस के लोग। और ये जो इलाका था, ये सामंती एक रियासत से ओतप्रोत इलाका था। तो जो यहाँ के कर्णधार थे, जो सत्ता में थे, कांग्रेस के सरकार में बहुत प्रमुख माने जाते थे, ये रेल का विस्तार नहीं चाहते थे कि सरगुजा में
रेल आए। रेल भी विश्रामपुर से अंबिकापुर को हमारी सरकार, माननीय अटल जी की सरकार, इन्होंने दिया और हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय ललन साय जी उस रेल को लाए। आपने एक बात कही कि वंदे भारत, अब हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में वो समय भी आएगा जब सरगुजा से वंदे भारत भी चलेगा और जो भी ट्रेन यहाँ से और जो ट्रेन है सुबह शाम को रायपुर के लिए जरूर चलेगा और हमारी सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। ठीक, राकेश जी, आप यही कहेंगे कि केंद्र में सरकार थी नहीं, राज्य में 5 साल सरकार थी, या कोई और वजह है? कांग्रेस क्यों नहीं दिला पाई सरगुजा को रेल? सबको नमस्कार। आज एनडीटीवी के माध्यम से मुझे कहने का मौका मिला। रेलवे के बारे में जो बात हो रही है, मैं आलोक दुबे जी की बात से ही शुरू करूंगा कि सैकड़ों हमारी जो सुपर फास्ट और जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनको एक किनारा लगा करके कुछ वंदे भारत देश के अंदर चल रहे हैं। उसमें से जो बात हुई, हमारे यहाँ जो आधा अधूरा ट्रेन एक मिला है अंबिकापुर से दिल्ली, वो कुछ दिन चलती है और कुछ दिन बंद रहती है। जबलपुर तक की ट्रेन की वही स्थिति है। 20 साल से यहाँ पर बीजेपी की लगातार सांसद हैं। सरगुजा की आवाज़ आज तक हम लोगों ने भी कान में नहीं सुन पाया कि यहाँ का सांसद सरगुजा की आवाज़ बन करके कभी संसद में गूंजे। और अगर 20 साल से लगातार इनकी सांसद हैं, अभी रेणुका जी थी ट्राइबल मिनिस्टर, आज मुझे कहीं वो प्रचार में नहीं दिखती हैं, नामांकन में भी मेरे ख्याल से आज थी कि नहीं थी नहीं मालूम, लेकिन प्रचार में तो कहीं नहीं दिखी। वो ट्राइबल एरिया में एक पहचान नहीं बता पाएंगे कि मैंने अपने कार्यकाल में ये उपलब्धि दिया एज ए ट्राइबल मिनिस्टर। रह गया आपने जो बात, नहीं तो इसलिए शायद हो सकता है कि बीजेपी ने उन्हें हटा दिया, लेकिन आपने खेलसाय सिंह को क्यों हटा दिया? खेलसाय सिंह जी विधायक थे और लगातार यहाँ 3 बार सांसद रहे। स्वास्थ्यगत कारणों से खेलसाय सिंह जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो अभी चुनाव लड़ रही है वो खेलसाय सिंह जी की नातिन है और वो शशि सिंह जी, युवा चेहरा को हमने मौका दिया है और वो बहुत बेहतर करने का प्रयास कर रही है। ठीक, एक चीज आलोक जी आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं अनंगपाल जी आपके पास आऊंगा। आलोक जी, कल जब हम रांची में थे तो रांची में एक विपक्षी पार्टी के नेता बैठे थे और वो कह रहे थे कि 33% महिलाओं को आरक्षण, ये आरक्षण, वो आरक्षण। वो कह रहे थे कि भाजपा में मूल भाजपाइयों को 33% आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि अब बाहर से आए हुए सारे लड़ रहे हैं और जो मूल कार्यकर्ता हैं वो खाली बैठे हैं। आपको बता दूं, इनको जानकारी होनी चाहिए कि चिंतामणि महाराज जी हमारे ही सरकार में, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में, और मेरे बहुत ही सम्मानीय राम विचार जी नेताम अभी हमारे मंत्री बैठे हैं, ये भी जब मंत्री थे उस समय वो संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष थे। किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ पाए और इन लोगों ने ही, उनकी लोकप्रियता काल में था कि एक जगह नहीं 2-2 जगह से कांग्रेस का टिकट देके उनको विधायक बनाया। वो लुंड्रा से भी विधायक बने और सामरी से भी बने। अब इनको मंथन करना चाहिए कि क्या ऐसी बात आई कि चिंतामणि महाराज हमारी पार्टी से आके आज प्रत्याशी बन गए। बाकी जहां तक रही युवा की बात, तो युवा कितने बेहतर काम कर रहे हैं, उनको अगर जिम्मेदारी मिले तो लक्ष्मी राजवाड़े जी बैठी हुई हैं, देखिए यंगेस्ट मिनिस्टर है और ये खिताब इनके नाम पे, तो युवा बढ़िया काम कर रहे हैं। शशि सिंह को मौका मिलेगा तो उनको भी बढ़िया काम करेंगे। मैं सर दीक्षित जी आपके पास आ रहा हूं। दीक्षित जी, जब ये कहा जा रहा है कि इनको नेता नहीं मिल रहे हैं या कांग्रेस को अगर चेहरा नहीं मिल रहे हैं, तो ये रणनीति का हिस्सा है या फिर क्या वजह है कि भूपेश बघेल दुर्ग से ना लड़के वो आके राजनांदगांव से चुनौती दे रहे हैं? अगर मैं सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो कांग्रेस ने पहली बार कुछ अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं पुराने चेहरे को देखते देखते थक गए हैं। वो चाहे भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, कि कोई क्यों 25 साल 30 साल तक विधायक रहेगा, सांसद रहेगा, अच्छा काम करेगा तो रहेगा। अगर दोनों ही पार्टी युवाओं को आगे कर रही हैं, अगर भाजपा ने भटगांव में लक्ष्मी राजवाड़ी जी को आगे किया और आज पहली बार विधायक बन के, आपने खुद कहा वो यहाँ मिनिस्टर बन गई कैबिनेट की, तो हर युवा को अच्छा लगा, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, कि एक युवा को विधायक बनते मंत्री बना दिया गया। कई पुराने भाजपा के दिग्गज अभी मंत्री के लाइन में थे, जो 5 साल छोड़ दें पिछला, उससे पहले दिग्गज कहलाते थे, वो दिग्गज सब कहाँ गायब हो गए। तो ये पार्टी की रणनीति, केंद्रीय मंत्री विधायक बन गए।
जी, केंद्रीय मंत्रियों उनको शासन को पूरा 5 साल पूरा होने नहीं दिया गया। तो बातें होते रहती है, राजनीति में सब कुछ चलता है, लेकिन मेरे हिसाब से और मैं सरगुजा के लोगों के हिसाब से कहूँ तो कांग्रेस ने पहली बार अगर कोई अच्छा कदम उठाया है कि एक युवा नेत्री को सामने लाया है, साफ सुथरी छवि की, कोई आरोप नहीं है, इसलिए थोड़ा सा फाइट दिख रहा है। अगर वही प्रेम साया सिंह, वही खेल साया सिंह मैदान में होते तो फाइट बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, दीक्षित जी कहते हैं इसमें कुछ फाइट रहेगी। राकेश जी, आपसे सवाल बड़ा सीधा सा है। जो ये फाइट की बात अभी दीक्षित जी ने की, उन्होंने कहा कि पहली बार आपने यहां से कुछ अच्छा काम किया है। फाइट इसलिए टफ है आपकी क्योंकि ये सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि यहां से मंत्री सामने बैठे हुए हैं और ये एसटी जिस सीट जिसके लिए रिजर्व है उस वर्ग से मुख्यमंत्री आते हैं। क्या वोट मांगेंगे आप, क्या क्या कह के वोट मांगेंगे? देखिए, अभी मैं आलोक दुबे जी के एक सवाल का पहले जवाब दे दूं कि इनकी मानसिकता में युवाओं पर विश्वास करने का नहीं है। आज लक्ष्मी राजवाड़े जी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह इन्होंने लगा दिया कि 32 साल 30 साल की अगर हमारी महिला बहन इस पोजीशन पे है तो उसमें क्षमता है। केवल आईएएस ही नहीं बनेंगे, ये जनप्रतिनिधि बन के टॉप जगह पे पहुंचेंगे और अच्छे सवाल उठाएंगे। और भारत जो है युवाओं का देश है। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात, चिंतामणि जी की लोकप्रियता के बारे में इन्होंने बात कही, तो आज चिंतामणि जी की लोकप्रियता हम लोग देखे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी थे, सभी वरिष्ठ लोग थे, और संगम चौक के आसपास जब चिंतामणि जी की रैली निकली नामांकन के लिए तो उनकी लोकप्रियता का मूल्यांकन शहर के लोग कर रहे थे कि कितने लोगों के साथ वो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। रह गया मुख्यमंत्री जी की बात, तो मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल अभी 3-4 महीने का हुआ है। अभी उनके कार्यकाल के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह, कोई बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। ये एसटी फैक्टर जो है और ये सरगुजा आरक्षित सीट है, ये कांग्रेस के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है जब मुख्यमंत्री यहां से, एसटी मुख्यमंत्री यहां से? कांग्रेस के लिए तो निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है सीट, क्योंकि लगातार भाजपा जीतते आई है और कांग्रेस को कभी सफलता नहीं मिली। मध्य प्रदेश के दौरान निश्चित रूप से सफलता मिली और सरगुजा के लिए तो कहा जाता है सबके ऊपर जितने भी सांसद हैं न बोलने का आरोप हमेशा लगता है। हमारे एक सांसद थे पुराने, स्वर्गीय हैं, उनके लिए तो कहा जाता है कि 25 साल सांसद रहे लेकिन एक शब्द नहीं कहा। तो कई बातें होती हैं, लेकिन हमको एक मुखर चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, हमारी बातों को वहां तक पहुंचा दे। हमको बहुत अच्छा लगता है। सरगुजा से दिल्ली ट्रेन जाए ना जाए, सरगुजा की आवाज दिल्ली में आवाज और फिर वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी का भी। ठीक है सर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका आलोक जी, राकेश जी और दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।